हमने दूसरी विष कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करेंगे गर्विष की। देखो गर्विष जो होता है संयोगों से मिलके बना होता है, इसलिए इसको संयोगज भी कहते हैं और इसे सॉलिंग या आर्टिफिशियल भी बोलते हैं। ठीक है, पहले इसकी हम लोग व्युत्पत्ति की बात करेंगे। तो व्युत्पत्ति इसकी होती है, जो गर शब्द होता है ये ग्री धातु में अच प्रत्यय लगाने से बना होता है। ठीक है, पहली बात आपको ये याद कर लेनी है। दूसरी बात, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो निगलना या निगलने योग्य होता है और इसके पर्याय दो होते हैं, इसको जहर या विष भी बोलते हैं। ठीक है, अन्य नामों से। तो इस प्रकार से आपको ये तीन बातें यहाँ पे एग्जैक्ट ध्यान रखनी है कि गर को क्या बोलते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है और गर्विष के दो पर्याय क्या होते हैं, उसकी व्युत्पत्ति क्या होती है। आयुर्वेद में इस शब्द का प्रयोग कृत्रिम विष के उस रूप के लिए किया गया है जो दो या दो से अधिक विषाक्त या विषहीन, चाहे दो से दो अधिक हो और चाहे वो विषाक्त हो या विषहीन हो, निर्विष हो, उन पदार्थों के परस्पर मिलने से बनता है और जो शरीर में धातुओं को दूषित करता है या धातुओं को क्षतिग्रस्त करता है और मारक प्रभाव को उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग गर्विष नाम से जानते हैं। ठीक है, परिभाषा आपको श्लोका फॉर्म में याद कर लेनी चाहिए। ये वाला बहुत ईजी श्लोक है। नाना प्राणाय संगस्मल विरुद्ध औषधि भस्म नाम विश्राणाम चाल्प वीर्या नाम योगो गरीत स्मृता। देखो हिंदी देख लेते हैं। तीन चीज़ें आपको MBA से आप ध्यान रखवाओगे। M से हो जाएगा आपको मल, B से हो जाएगा भस्म और A से हो जाएगा अल्पवीर्य। ठीक है, तो देखो नाना प्राणियों के अंगों के मल से उत्पन्न होता है या विरुद्ध औषधियों के भस्म से उत्पन्न होता है, अल्पवीर वाले योग से ये गर्विष की संज्ञा दी जाती है। या आचार्य चरक ने क्या बताया है, ऊपर वाली वाग्भट की थी ये वाला जो हमने बात किया। आचार्य चरक ने बताया है अस्थावर और जांगम जो विष होता है उसके अतिरिक्त एक संयोगज विष भी होता है। ठीक है, इनका जब आप वो पढ़ोगे क्लासिफिकेशन तो वहाँ पे इन्होंने आचार्य चरक ने ऐसे ही किया है, जिसमें गर नाम से पुकारते हैं, ये संयोगस को ही गर नाम से पुकारते हैं और ये नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है, जो कि इसका विपाक जो होता है वो देर से होता है, इसलिए यह शीघ्र प्राण घातक नहीं होता, इसलिए देर से प्राण का घातक होता है। अब देखो गर्विष का प्रयोग कैसे होता है, तो ये उपमा दी गई है, आप याद रखेंगे इसको रिलेट करके कि जैसे कि सौभाग्य प्राप्ति अगर कोई स्त्री चाहती है तो अपना स्वैध हुआ, उसका रज मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लड हुआ या वो अपने अंगों का मल हुआ या भोजन इत्यादि में वो मिलाकर और पुरुषों को, अपने पतियों को, अपने प्रेमियों को खिला देती है और फिर उसको वशीभूत करने के लिए ऐसा करती है, या फिर शत्रु जो होते हैं उस पुरुष के या उस प्रेमी के, उससे प्रेरित हो जाती है वो स्त्री और उनके द्वारा बहकावे में आकर वो कृत्रिम विषों को खिला देती है। ठीक है, ऐसा होता है। तो स्त्रियों में ये इस आचरण का जो होता है, ये ऐसा व्यवहार जो होता है उनका, उनकी अज्ञान के कारण या तत्कालीन अंधविश्वास के कारण या गलत तांत्रिक धारणाओं के कारण होता है कि जैसे आप प्रेमी को खिलाओगे तो प्रेमी आपके जाल में फंसा रहेगा। ऐसी धारणाएं बहुत सारी होती हैं जो कुछ अंशों में अभी भी प्रचलित हैं, ऐसा बहकावे में ही आकर वो करती हैं। तो इस प्रकार से आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। और प्राचीन काल में जो थी विष कन्याएं, इसी प्रकार से उनका भी गलत उपयोग करके तरह तरह के उनसे भी कुकृत्य कराए जाते थे। साध्यता की बात की जाए तो गर्विष के जो उपद्रव के रूप में जो लक्षण होते हैं उससे जब ग्रस्त हो जाता है रोगी तो उसकी शीघ्र ही चिकित्सा कर दी चाहिए। अगर नहीं करी गई तो वो उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, इसके जो लक्षण होते हैं, ठीक है, तो गर्विष के शारीरिक लक्षण को आप याद करेंगे कैसे, तो याद कर लेंगे स्याबास PKM। ठीक है, PKM याद कर लेंगे, जैसे पंकज कुमार मिश्रा ऐसे करके स्याबास। तो S से आपको 6 लेना है, A से आपको दिमाग लेना है, HB से आपको लेना है हृदय की धड़कन बढ़ना, AS से लेना है आपको शरीर, देखो सा उल्टा पढ़ लो तो शरीर हो गया, P से पांडुता और K से कार्स लेना है। तो इस प्रकार से ये सारे नाम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे शारीरिक लक्षण आपको याद रहेंगे, तो आप इस डी कोड को याद रखेंगे तो इजिली आप सारे कोड से लिख पाएंगे। अब देखो स्वप्न में दृश्यमान लक्षण क्या दिखाई देते हैं। जब व्यक्ति सोता है तो मार्जर मतलब बिलार, सियार या ब्याल मतलब शेर, बाघ, भालू इत्यादि
उसको दिखाई देते हैं। आप बस याद रखो बस, तो बी से आपका बिलार भी हो जाएगा, बी से ब्याल भी हो जाएगा, एस से शेर भी हो जाएगा और एस से सियार भी हो जाएगा, बी से यहाँ भालू भी हो जाएगा। तो इसमें बस से ही सारे नाम को आप लिख पाएंगे। आदि को देखता है या फिर सूखी हुई नदियां एवं वनस्पतियों को सूखा हुआ देखता है ये व्यक्ति, ठीक है। और जब ये स्वप्न में रहता है, ये नींद में रहता है, मतलब निंद्रा जब करता है तो ये अपने वर्ड को बदला हुआ देखता है। जैसे कि अगर ये व्यक्ति काला होता है तो स्वयं को ये गोरा देखता है, और अगर गोरा होता है तो स्वयं को काला देखता है, और बिना नाक और कान के भी ये सोते हुए खुद को देखता है। मानसिक लक्षण में इसमें देखना है आपको कि इसकी जो जागृत अवस्था होती है, उस अवस्था में जो इसको इसकी इंद्रियों के द्वारा इसको अनुभव होना चाहिए, वो अपने विषयों को ये ग्रहण करने में सामर्थ्य नहीं होती, मतलब इसकी इंद्रियां इसके विषयों को ग्रहण नहीं कर पाती हैं। तो ये था मानसिक लक्षण। गर्भविष की चिकित्सा कैसे की जाएगी? तो देखो, गर्भविष की प्रायः चिकित्सा कैसे की जाएगी, तो पहले ये पता होना चाहिए कैसे उसने खाया। तो ये धोखे से खाया गया होगा, ठीक है, धोखे से खिलाया गया हो, या प्राणी को शीघ्र पता नहीं चला होता है, ठीक है। अगर गलती से उसको पता चल गया होता तो तत्काल उसका उपचार संभव है, ठीक है। निदान, तो सबसे पहले डॉक्टर को क्या करना है, वैद्य को उसके निदान को पता करना है। तो वैद्य को रोगी से पूछना है कि तुमने कब किसके साथ क्या खाया था, ऐसे क्वेश्चंस, या वो वस्तु तुमको किसने खिला दी थी, किसने दी थी, इन सारी बातों को पता लगाएगा वैद्य। और उसके उपरांत वैद्य वमन कारक योगों को पिलाएगा, जिससे वो वमन करके विष को निकाला जा सके। अब वमन द्वारा उसको शोधन करवाया जाएगा, ठीक है। तो वमन के लिए ताम्र का चूर्ण लिया जाएगा, अशुद्ध तांबे का चूर्ण अल्प मात्रा में लेंगे और मधु के साथ मिलाकर उसको चटा देंगे, जिससे उसको वमन हो जाए। इसके वमन हो जाएगा जब, तो उसका हृदय क्या हो जाएगा, उसका शुद्ध हो जाएगा। हृदय से रक्षा करनी होती है विष के सेवन के बाद, ठीक है, क्योंकि हृदय में प्रवेश करके विष मृत्यु का कारक बनता है। अब देखो, उसके बाद हेमप्राशन करवाना होता है। हेमप्राशन को भी स्वर्णप्राशन भी बोलते हैं। तो स्वर्णप्राशन मतलब हृदय शुद्ध हो जाने पर एक साण मतलब लगभग में 4 ग्राम उसको स्वर्ण प्लस मधु मिलाकर खिलाना होता है, ठीक है। और स्वर्ण जो होता है सभी विषयों को या गर्विषों को शीघ्र ही नष्ट कर देता है। देखो, एक उपमा यहाँ लिखी हुई है कि अगर विष से पीड़ित रोगी है तो आचार्य चरक ने क्या दिया है, कहा है तांबे का चूर्ण जो होता है सर्वश्रेष्ठ वमन कारक होता है, जबकि स्वर्ण इसलिए देते हैं कि सर्वश्रेष्ठ विष नाशक होता है। तो वमन भी करवा दिया और विष का नाश भी करवा दिया। तो इस प्रकार हम तांबे का और स्वर्ण का यूज करते हैं। अब देखो, उसके बाद अगध पान करवाना होता है। तो नागदंती आदि घृत का योग, जैसे कि ये में याद नहीं करना है कंटेंट क्या होता है, कि नागदंती, त्रिवृत दंती, द्रवंती, स्नोही, ये सब प्रत्येक एक एक पल्ले के 48 ग्राम को भैंस के घी या गोमूत्र में दोनों को एक आढ़त मतलब लेना है, और फिर उनको सिद्ध रोगी को सेवन करवाना है पकाकर, ठीक है। ये सारी बातें आपको नहीं लिखनी है, बस आपको याद रखना है कि नागदंती आदि घृत का प्रयोग करते हैं अगधपान में, और ये क्या लाभदायक होता है। तो जैसे कि इसके योग जो होते हैं सर्पविष में, कीट विष में, गर्भविष में, यहाँ इन सबको शांत करने वाला होता है। अब बात करते हैं इसमें सामक योग क्या प्रयोग किया जाएगा। जैसे शोधन करवा दिया हमने, सामक योग भी कुछ छोड़ा हुआ विष रहेगा तो उसमें सामक प्रयोग करेंगे। तो आचार्य वाग्भट के अनुसार इसमें बताया स्वर्ण माछी का या स्वर्ण भस्म का, मतलब स्वर्ण आप याद रखें, ठीक है, स्वर्ण का प्रयोग हो रहा है देखो। तो स्वर्ण और साथ में शर्करा या मधु के साथ अन्नपान के रूप में देना चाहिए। अब बात करते हैं गर्भविष के उपद्रव अगर होते हैं तो उनमें क्या चिकित्सा की जाएगी। तो अगर उनमें अरुचि या मंद अग्नि देखने को मिलती है तो उसमें मुरवा आदि का चूर्ण प्रयोग करेंगे। इसका जो अन्नपान होगा जल होगा, उष्ण जल, तक्र और कांजी हो सकता है। और उसके अंदर तृष्णा का आश्वास, हिक्का जोर इत्यादि देखने को अगर मिलता है तो घृत प्लस त्रिफला के रस से बना भृंगराज का साग उसको सेवन करवाना होता है, या फिर भारंगी शुंठी का क्वाथ ठंडा करके मधु के साथ मिलाकर पिलाने होते हैं, ठीक है, खिलाना होता है। अब देखो, त्वक विकार अगर होते हैं तो त्वक विकार में उसे हरिणवादी लेप करना होता है। ये कंटेंट क्या होता है ये नहीं इंपॉर्टेंट है, तो हरिणवादी का लेपन करना है। और क्षय अगर होता है तो मजिष्टा आदि प्रघर्षण का प्रयोग करेंगे। अब देखो, विशिष्ट योग क्या होता है। तो विशिष्ट योग 2 प्रकार से होता है, क्वाथ और कल्क में। तो क्वाथ के लिए आप याद कर लो पान, और है याद कर लो इसके लिए। कल्क के लिए तो पान से पी से आप लिखोगे पटोल, ए से लिखोगे आप अड़ूसा, और एन से लिखोगे निम्ब। तो ये इस प्रकार से ये याद रहेगा। इसका क्वाथ प्रयोग करना है। कल्क के रूप में है से हरण, हरण को अभया भी बोलते हैं, हरित की, ठीक है। और मात्रा कितनी होती है, तो पान कितने से रुपए पान है, कितने रुपए में, 4 से 8 रुपए। तो इस प्रकार से आपको 4 से 8 ग्राम ध्यान रहेगा। अन्नपान की बात करें इसमें, तो अन्नपान को उष्ण जल का प्रयोग करेंगे। और गर्भविष में पथ्य क्या होता है, तो दूध होता है और घृत होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का गर्भविष कंप्लीट हो गया। इससे पहले हम लोगों का दूसरी विष कंप्लीट हो गया था।